हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे डिफ्रैक्शन एट अ नैरो सर्कुलर अपर्चर। एक संकीर्ण वृत्तीय द्वारक द्वारा विवर्तन, इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बेटा इसके लिए मान लो हमारे पास एक सोर्स है। ये जो सोर्स है इसके लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है? अगर हम सर्कुलर अपर्चर की बात कर रहे हैं तो ये सोर्स पॉइंट सोर्स होना चाहिए। इससे एमिट होने वाला वेव फ्रंट एक हमारा स्फेरिकल वेव फ्रंट बनता है। ये जो सोर्स से लाइट निकल रही है ये मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है। वेवलेंथ हमने इसकी लैम्डा सपोज की है। यहाँ पर एक हमने नैरो सर्कुलर अपर्चर रखा हुआ है, ठीक है। अब नैरो सर्कुलर अपर्चर जो है इसके पैरेलल में स्क्रीन रखा है। ये जो स्क्रीन है एमएन सपोज स्क्रीन है। यहाँ सोर्स से लाइट इस अपर्चर पर पास होगी, ए बी है इसकी विथ सपोज। तो यहाँ पर ये जो स्क्रीन पर लाइट देगा ए डैश बी डैश रीजन में हमको एक इंटेंसिटी मिलने वाली है। अब हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं कि हमको कौन से एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन यहाँ पर मिल रहे हैं। तो दो तरीके से हम देख सकते हैं, एक तो ऑन द एक्सियल पॉइंट क्या हो रहा है और दूसरा नॉन एक्सियल पॉइंट पर क्या होगा, मतलब कि अक्षीय बिंदुओं पर क्या होने वाला है और अक्ष के लंबवत बिंदु जो हैं वहां पर क्या होगा। कौन से अक्ष की बात कर रहे हैं? ए बी जो अपर्चर है इसके अक्ष के बिंदुओं पर और उसके लंबवत बिंदुओं पर क्या होने वाला है। तो बेटा सबसे पहले हम यहाँ ध्यान देंगे ऑन द एक्सियल पॉइंट्स के लिए। जब हम बहुत दूर से आते हैं अपर्चर की तरफ तो हमको क्या मिलता है? हमको अक्ष पर अल्टरनेट ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस फॉर्म्ड होती हुई दिखाई देती हैं। और साथ में हम ये भी देखते हैं कि जितनी भी सक्सेसिव ब्राइट फ्रिंजेस हैं या सक्सेसिव डार्क फ्रिंजेस हैं उनकी जो इंटेंसिटी है वो हमको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में मिलती है। कहने का मतलब कि ब्राइट फ्रिंज की जो इंटेंसिटी होती है वो घटती जाती है पास आने पर और डार्क फ्रिंज की इंटेंसिटी पास आने पर इंक्रीज होती जाती है। और साथ साथ जब हम इसके बहुत पास आ जाते हैं तो पूरा एरिया एक जैसा हमको यूनिफॉर्मली इल्यूमिनेटेड दिखता है जब वेरी क्लोज होते हैं अपर्चर के, ठीक है। और जितनी भी डार्क फ्रिंजेस होती हैं या ब्राइट फ्रिंजेस होती हैं जो सक्सेसिव हम जिनकी बात कर रहे हैं इनके बीच का सेपरेशन जो होता है ना वो भी क्या होता है, डिक्रीज होते जाता है। क्लियर हो गया। अब हम अगर बात करें नॉन एक्सियल पॉइंट की, यानी कि हमने इस अक्ष के लंबवत परपेंडिकुलर ऑन दिस एक्सिस हमने स्क्रीन रखा हुआ है और यहाँ ए डैश बी डैश रीजन में हमको एक लाइट मिल रही है। सेंटर पॉइंट पी है, पी के चारों तरफ हमको इल्यूमिनेटेड पोर्शन नजर आता है ए डैश से बी डैश तक, ठीक है। और इसके बाद ये जितना भी हम पी पॉइंट देख रहे हैं इसके जो चारों तरफ इल्यूमिनेटेड पोर्शन है यहाँ पर अल्टरनेट ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस भी बनती हैं। और अगर हम ए डैश और बी डैश के आगे जाते हैं बियॉन्ड द ए डैश एंड बी डैश, है ना, तो वहाँ पर ग्रेजुअली इंटेंसिटी डिक्रीज होती है, धीरे धीरे इंटेंसिटी घटती है और फाइनली कहाँ तक पहुँच जाती है? जीरो तक पहुँच जाती है। क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं कि इनको हम एक्सप्लेन किस तरीके से कर सकते हैं। तो हमने सपोज किया कि एस से आने वाली लाइट अपर्चर पर जो मिल रही है स्फेरिकल वेव फ्रंट के फॉर्म में मिल रही है, हमने उनको क्या किया, फ्रेस्नेल जो है उनकी हाफ पीरियड जोन में डिवाइड कर लिया। कैसे? तो हमको अगर हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट जो है पी है, स्क्रीन पर जो हमने पी पॉइंट ड्रॉ किया हुआ है, यहाँ पर हमको इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी है। तो अब हम क्या करेंगे, पी पॉइंट को एज अ सेंटर लेके सर्कल ड्रॉ करेंगे, हमारे हाफ पीरियड जोन बनाएंगे उसके लिए, ठीक है। तो रेडियस कितनी ले लेंगे हम? एक बी ले लिया, ये जो ओ बी डिस्टेंस है ये बी हो गया। रेडियस सर्कल बनाने के लिए कितनी ली? बी प्लस लेमडा बाय टू, बी प्लस 2 लेमडा बाय टू, बी प्लस 3 लेमडा बाय टू, ऐसे करते करते बी प्लस एन लेमडा बाय टू तक हम जितने भी सर्कल बनाना चाहें बना लेते हैं। तो यहाँ पर क्या बन गया हमारे पास स्फेरिकल वेव फ्रंट में? हमारे पास यहाँ पर हाफ पीरियड जोन बन गई है, ठीक है। अब यहाँ पर पी पॉइंट के लिए पोल कौन सा था? ओ था, ठीक है। अब फर्स्ट हाफ पीरियड जोन जो है उसका एरिया कितना होगा? जो इस फर्स्ट सर्कल ने कवर किया हुआ है एरिया, वही एरिया फर्स्ट हाफ पीरियड जोन का होगा।
सेकेंड हाफ पीरियड जोन जो है ये है, ठीक है। इसका एरिया क्या होगा, तो इसका जो एरिया होगा, ये सेकेंड हाफ पीरियड जोन है क्या, एक्चुअली ये है एरिया ऑफ एन्युलर रिंग, है ना। ये बिटवीन द फर्स्ट सर्कल एंड सेकेंड सर्कल, पहले सर्कल और दूसरे सर्कल के बीच का जो एरिया है वो सेकेंड हाफ पीरियड जोन है। तो इसका एरिया हो गया ये सेकेंड हाफ पीरियड का जोन का एरिया, ठीक है। अब ऐसे ही हमको सेकेंड हाफ पीरियड जोन, थर्ड हाफ पीरियड जोन, अप टू nth हाफ पीरियड जोन हम ले सकते हैं। यहाँ एक चीज़ हम और ध्यान में रखेंगे कि हमारा जो अपर्चर था वो नैरो था, उसका जो साइज़ है, उसका जो एरिया है वो कांस्टेंट है, वो बदल नहीं रहा है। अगर उसका एरिया नहीं बदल रहा है तो जितनी भी उसमें एक्सपोज्ड हो रही हैं हाफ पीरियड जोन, उनकी संख्या वो भी कैसी होगी, कांस्टेंट ही होगी, बदलेगी नहीं, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो हम आगे देखते हैं कि क्या मिलेगा। सपोज हमने मान लिया कि हमारा जो अपर्चर है जहाँ पर हमने हाफ पीरियड जोन बनाई हुई हैं वो कितनी हाफ पीरियड जोन बन रही हैं, n हाफ पीरियड जोन बन रही हैं। कहाँ से कहाँ तक बन रही हैं, O से लेके H तक। H कौन सी हो सकती है, चाहे वो A हो या B हो, O से लेके A तक जाए या O से लेके B तक जाए अपर्चर में। यहाँ पर हमारे पास कितनी जोन आ रही है, हाफ पीरियड जोन n आ रही हैं। तो यहाँ पर उनके बीच में पाथ डिफरेंस कितना होगा, किनके बीच में, वो वेव जो यहाँ से लेके यहाँ तक P पॉइंट पर पहुँच रही हैं उनके बीच में पाथ डिफरेंस डेल से कैलकुलेट करने वाले हैं। और ये डेल किसके बराबर होगा, तो ये आपको मालूम है हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर हमने ट्रायंगल बना लिया SAP, इसमें से माइनस करेंगे SOP को। अब SAP को हम क्या लिखते हैं, SA प्लस AP, और SOP को लिखेंगे SO प्लस OP। क्लियर हो गया। अब अगर हम ऐसा मान लेते हैं कि ये जो SA डिस्टेंस है इस SO डिस्टेंस के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमने SO की जगह ऐसे रखा, ये कैंसिल हो जाएगा, फाइनली हमारे पास AP माइनस OP बचेगा, ठीक है। तो AP की वैल्यू क्या है, AP अगर हम ले रहे हैं और यहाँ पर ये nth जोन बन रही है, उस nth जोन का जो रेडियस है सेंटर से यहाँ तक वो अगर RN है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, AP की जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो क्या होगी, B प्लस एन लैम्डा बाय 2। और क्या बचा है हमारे पास, OP हमारा क्या है, B है, तो हमने यहाँ पर B पुटअप कर दिया। तो फाइनली पाथ डिफरेंस कितना आ गया, डेल इज इक्वल्स टू एन लैम्डा बाय 2, किसके बीच में, O से लेके A, है ना, यहाँ से जो भी P पॉइंट पर पहुँच रही हैं उनके बीच में पाथ डिफरेंस एन लैम्डा बाय 2 है, वेव रीचिंग एट पॉइंट P। क्लियर हो गया। तो अब अगर हम दूसरा ट्रायंगल यूज़ कर ले, हमने ट्रायंगल यूज़ किया अगर SAO, ठीक है, SAO ये छोटा ट्रायंगल यूज़ करने पर अगर हम मान लें कि यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं, तो SA स्क्वायर इज इक्वल्स टू OA स्क्वायर प्लस SO स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमारे पास A है, ये हमारे पास RN है, इनकी वैल्यू पुटअप की। फाइनली हमने जब इसको सॉल्व करना है, A स्क्वायर कॉमन निकला, ये मिला। यहाँ से हमने क्या किया है, अब ध्यान देना, यहाँ से हमने A को भी कॉमन निकाल लिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो गई पावर A इंटू 1 प्लस RN स्क्वायर बाय A स्क्वायर होल टू द पावर 1 बाय 2। ठीक, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, या हम बायनोमियल थ्योरम अगर लगा देते हैं, किस कंडीशन में, कि अगर RN स्क्वायर जो है वो A स्क्वायर से बहुत छोटा है। RN क्या है, यहाँ पर जो nth जोन बना रहे हैं उसका रेडियस है, और A क्या है, सोर्स का इस अपर्चर से डिस्टेंस है। तो अगर ये जो है बहुत ही छोटा है इसके कंपैरिजन में, तो हमने बायनोमियल थ्योरम लगाया और हमारे पास ये इक्वेशन इस फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो SA की वैल्यू आ गई, इसका मल्टीप्लाई किया, A का मल्टीप्लाई हुआ, A प्लस A यहाँ पर आया तो A कैंसिल हो गया, तो हमारे पास फाइनली A प्लस 1 बाय 2 RN स्क्वायर बाय A बचेगा। ठीक है, तो जैसे हमने SA की वैल्यू निकाल ली SAO ट्रायंगल को यूज़ करके, वैसे ही अब हम APO ट्रायंगल को यूज़ करेंगे और AP की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो AP की वैल्यू निकालने के लिए भी हमने सेम वही ट्रायंगल यूज़ किया और फिर हमने B
ओ पी स्क्वायर की वैल्यू बी स्क्वायर है, ओ ए स्क्वायर की एज यू नो आर एन स्क्वायर है। इसको सॉल्व किया, बी स्क्वायर को कॉमन निकाला, ये आ गया। यहाँ से हमने इसको और बिग ब्रैकेट से भी कॉमन ले लिया तो हमारे पास ये आ गया। अगेन हमने बायनोमियल थ्योरम अप्लाई करना है, जैसे हमने अभी फर्स्ट केस में अप्लाई किया। फाइनली हमको ए पी की वैल्यू क्या मिल जाएगी, बी प्लस 1/2 आर एन स्क्वायर बाय बी। समझ गए ये क्यों किया, क्योंकि b जो था वो ग्रेटर देन था आर एन से, इसलिए हमने बायनोमियल थ्योरम लगा के ये वैल्यू निकाल ली। अब हमने क्या किया, ये जो ए पी और एस ए की वैल्यू निकाली है, ये वैल्यूज हम इस इक्वेशन में पुटअप करेंगे। यहाँ पर ये सब की वैल्यूज हमने यहाँ पर एक कंडीशन लगाई थी बेटा। ये कंडीशन ये थी कि अगर ये दोनों इक्वल होते, यानी कि ये दोनों बहुत पास होते, तब क्या होता, तब पाथ डिफरेंस इतना होता, ठीक है। बट अगर हम इसको ऐसा मान के चलें कि हमारे पास यही इक्वेशन है, एस ए प्लस ए पी माइनस एस ओ प्लस ओ पी, तो अब हमने सबकी वैल्यू निकाल ली। एस ओ हमको पता है ए है, ओ पी हमको मालूम है बी है, और एस ए की वैल्यू भी आ चुकी है हमारे पास, ए पी की वैल्यू भी हम निकाल चुके हैं। ये ऑल वैल्यूज़ हम पुटअप कर दें अगर इस इक्वेशन में, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको मिलने वाला है सारी वैल्यूज़ पुटअप की, ब्रैकेट सॉल्व किया, फाइनली पाथ डिफरेंस कितना आ गया, आर एन स्क्वायर बाय 2 इंटू 1/a प्लस 1/b। क्लियर है, तो हमारे पास पाथ डिफरेंस आ गया है। अब हम क्या करेंगे, हमने एक इक्वेशन निकाला था पाथ डिफरेंस का जब हमने दोनों को इक्वल लिया था, है ना, तो वो हमारा था पाथ डिफरेंस डेल इज इक्वल्स टू एन लैम्डा बाय 2। और हमने अभी अभी निकाला है एक कंडीशन, क्या कि डेल की वैल्यू हमको क्या मिल रही है, आर एन स्क्वायर बाय 2 1/a प्लस 1/b। एक हमने डेल निकाला था इक्वेशन 2 में एन लैम्डा बाय 2, और एक अभी हमने इक्वेशन निकाला ये, तो ये दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर देंगे तो हमको फाइनली एन मिल जाएगा। ये जो एन है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एन शो कर रहा है नंबर ऑफ हाफ पीरियड जोन्स एक्सपोज्ड बाय अपर्चर फॉर द पॉइंट पी। ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर हो गया सब। तो अब हम यहाँ से कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं, तो इस इक्वेशन को अगर हम देखें तो हमको क्या समझ में आ रहा है कि b जो है, ये b अगर हम घटाते हैं, व्हाट इज b, b जो है वो स्क्रीन का डिस्टेंस है अपर्चर से। तो अगर हम स्क्रीन को अपर्चर के पास लाते जाते हैं तो नंबर ऑफ n जो है, मतलब नंबर ऑफ हाफ पीरियड जोन जो है, ये क्या होंगी, इंक्रीज होने लगेंगी। क्लियर हो गया, जैसे जैसे हम स्क्रीन को पास लाएंगे मतलब b को घटाएंगे, b घटेगा तो n जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर हम आर एन को इंक्रीज करें, है ना, यानी कि अपर्चर का जो साइज है ना, उसकी जो रेडियस है, अगर हम वहाँ पर बनने वाली हाफ पीरियड जोन की, nth हाफ पीरियड जोन की रेडियस को इंक्रीज कर रहे हैं, तो उस केस में वैल्यू ऑफ एन भी इंक्रीज होगा। ये न्यूमरेटर में है, ऐसा भी हम देख सकते हैं कि ये डिनोमिनेटर है, अगर इसको हमने डिक्रीज किया तो ये बढ़ जाएगा, अगर हमने इसको इंक्रीज किया तो ये इंक्रीज हो जाएगा, और अगर हम ए को भी घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, ए को घटाने से भी एन क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्लियर हो गया ये सारे पॉइंट्स, तो आपको ये कंक्लूजन लिखने हैं यहाँ पर। अब हम क्या देखेंगे कि अगर ए जो है वो बहुत दूर है, इन्फिनिटी पे, सोर्स इन्फिनिटी पे मतलब हम क्या मान के चलते हैं कि लाइट कहाँ से आ रही है, पैरेलल आ रही है। तो अगर पैरेलल बीम इंसिडेंट हो रही है कहाँ पर, अपर्चर पर, और परपेंडिकुलरली आ रही है, पैरेलल है मतलब क्या है, परपेंडिकुलरली इंसिडेंट हो रही है अपर्चर के ऊपर, या नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ए इन्फिनिटी है। अगर यहाँ ए की वैल्यू इन्फिनिटी पुटअप कर दे तो नंबर ऑफ जो हमारे पास हाफ पीरियड जोन्स बन रही हैं वो कितना हो जाएगा, आर एन स्क्वायर बाय बी लैम्डा। अगर ये कंडीशंस हैं तो अब एम्पलीट्यूड कितना है, पी पॉइंट पर जो भी हमको इंटेंसिटी मिल रही है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी मिल रही है, उसको कैलकुलेट करना है तो उसका पहले एम्पलीट्यूड देखना पड़ेगा ना। तो एम्पलीट्यूड कितना होगा, अब हमने क्या किया, वहाँ पर हाफ पीरियड जोन बनाए हुए हैं, कितने हाफ पीरियड जोन बनाए हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऐसे एन हाफ पीरियड जोन बनाए हैं, और सबका एम्पलीट्यूड अलग अलग पी पॉइंट पर कितना है, R1 R2 R3 अप टू Rn। हर हाफ पीरियड जोन का अपना एक एम्पलीट्यूड है पी पॉइंट पर, ठीक है। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड उसका एल्जेब्रिक सम होता है, ये भी हम जानते हैं। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, R इज इक्वल्स टू R1 माइनस R2 प्लस R3 फिर माइनस R4, ऐसे करते करते हम कहाँ तक पहुँच जाएंगे, -1 n टू पावर n-1 इंटू Rn।
ये ऐसा क्यों है, ये आपको मालूम है कि ये कैसे होते हैं, आउट ऑफ फेज में होते हैं, इसलिए हम इनको क्या लेते हैं, हर जो अल्टरनेटिव है वो आउट ऑफ फेज या अपोजिट साइन में होती है, इसलिए हमारा पहला अगर प्लस है तो दूसरा माइनस होगा और ऐसे ही चलेगा। तो ये हमको रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिल रहा है। क्लियर हो गया। तो अब हम देखेंगे कि अगर अपर्चर जो है बहुत छोटा होता है ना, अगर बहुत छोटा होता और साथ में ए और जो है ए या फिर बी ये बहुत बड़े होते हैं, अपर्चर का साइज छोटा कर दिया जाए और सोर्स को बहुत दूर कर दिया जाए अपर्चर से, या बी को, दोनों में से कोई एक चीज को बहुत दूर कर दिया जाए, यानी उनकी वैल्यू बहुत ज्यादा ले ली जाए। ठीक है, और फिर उस समय हम माने सिर्फ कि एन की वैल्यू क्या है, 1 है, तो यानी कि एन की वैल्यू 1 होने का मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही हाफ पीरियड जोन वहां पर एंटायर अपर्चर में एक्सपोज हो रही है लाइट से। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड पी पॉइंट पर कितना होगा, अगर एक ही हाफ पीरियड जोन बन रही, मतलब कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड भी सिर्फ उसी की वजह से मिलने वाला है, R1 है ना, पहली जो हाफ पीरियड जोन है उसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना था, R1 था, और कोई जोन है ही नहीं वहां पर, तो टोटल कितना होगा, उसी के बराबर होगा। अब अगर हम ऐसा मान लें कि हमने ये जो डिस्टेंस है इनको इस तरीके से एडजस्ट किया है, ए और बी को, या फिर अपर्चर का साइज तो स्मॉल रखा ही हुआ है, बस इनको हमने इस तरीके से एडजस्ट कर दिया कि वहाँ पर एन की वैल्यू हम 2 कर दें, 2 किया, यानी कि कम से कम वहाँ पर 2 हाफ पीरियड जोन ही आए। तो हमने क्या किया कि अगर 2 हाफ पीरियड जोन आ रही है, मतलब उनका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड पी पॉइंट पर कितना हो जाएगा, पहली हाफ पीरियड जोन की वजह से जो एम्पलीट्यूड मिल रहा था R1, दूसरी हाफ पीरियड जोन की वजह से जो एम्पलीट्यूड मिल रहा है R2, और दोनों का एल्जेब्रिक सम R1 माइनस R2, अपोजिट साइन होगा। ठीक है, तो ये हो गया R1 माइनस R2 और दोनों अप्रोक्सीमेटली इक्वल हैं, यानी रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड 2 हाफ पीरियड जोन के लिए क्या मिलेगा, पी पॉइंट पर 0। अब आप ऐसे नंबर बढ़ाते जाओ, एन की वैल्यू आपने 3 कर दी, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड 3 एम्पलीट्यूड का एल्जेब्रिक सम हो जाएगा, पहली जोन का, दूसरी जोन का, तीसरी जोन का। साइन आपको मालूम ही है कि आपके अपोजिट आने ही आने हैं। तो अब क्या हो जाएगा जब आप इसको सॉल्व करोगे, अब यहाँ पर हम जानते हैं कि R2 जो है थोड़ा सा ज़्यादा है R3 से, अगर ऐसा है तो टोटल जो एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिलेगा वो स्मॉलर देन R1 मिलेगा, जो हमको पहले केस में हमको R1 मिल रहा है n इज इक्वल्स टू 1 के लिए रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, उससे थोड़ा कम हमको मिलने वाला है n इज इक्वल्स टू 3 के लिए। आप और बढ़ा दो, आपने n की वैल्यू 4 कर दी, तो अब हमारे पास p पॉइंट पर 4 एम्पलीट्यूड आ रहे हैं 4 जोन की वजह से, और उनका सबका रिजल्टेंट जो है वो हमको क्या मिलेगा, स्लाइटली ग्रेटर देन R1 माइनस R2, स्लाइटली ग्रेटर देन R1 माइनस R2। ठीक है, यहाँ पर कंडीशन क्या है कि R3 जो है वो ग्रेटर देन है R4 से। तो हम यहाँ पर क्या समझ रहे हैं, हम यहाँ पर ये समझ रहे हैं कि अगर हम n को इंक्रीज करते जाएंगे तो अल्टरनेट जो हमको ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस मिल रही हैं, इनकी जो इंटेंसिटी होगी, ब्राइट फ्रिंजेस की डिक्रीज होती जाएगी और डार्क फ्रिंजेस की इंटेंसिटी इंक्रीज होती जाएगी। हम ऐसा कह सकते हैं कि जैसे जैसे अपर्चर का साइज जो है वो अगर हम चेंज कर सकते हैं, तो जैसे जैसे अपर्चर की रेडियस बढ़ाएंगे तो वहाँ पर एक्सपोज्ड हाफ पीरियड जोन का नंबर इंक्रीज होता है, जिसके कारण एक्सेस पर उनकी जो पोजीशन है वहाँ पर जो एकांतर क्रम में या फिर हम अल्टरनेटिवली ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस हैं वो वहाँ पर फॉर्म्ड होती हुई हमको दिखती हैं। क्लियर है। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर हम सोर्स को अपर्चर से दूर हटाते हैं तो n की वैल्यू डिक्रीज होती जाती है, और जब n की वैल्यू डिक्रीज होगी तो अपर्चर की एक्सेस पर जो कोई पॉइंट है वहाँ पर हमको ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस बनती हैं। जैसे जैसे सोर्स इससे दूर हटता है अपर्चर से तो वहाँ पर ब्राइट फ्रिंज की इंटेंसिटी बढ़ती जाती है और डार्क फ्रिंज की इंटेंसिटी डिक्रीज होती जाती है। थर्ड पॉइंट हम और यहाँ पर बता सकते हैं कि अगर हमारा जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है ना, वो अगर अपर्चर की एक्सिस पर उस अपर्चर से दूर ले जाते हैं तो n का मान जो होता है, n की वैल्यू जो होती है वो डिक्रीज होती जाती है, यानी b को अगर हम दूर ले जाएं तो वहाँ पर n की वैल्यू डिक्रीज होती जाती है। अगर ऐसा है तो फिर से जो हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है वहाँ पर फिर से क्या बनेगा, अल्टरनेट ऑर्डर में हमको मिलेगी ब्राइट और डार्क, वो तो मिलना ही है, वो मिलेंगी, और जैसे जैसे हमारा पॉइंट P इस अपर्चर से दूर हटता
है तो ब्राइट फ्रिंज पर इंटेंसिटी इंक्रीज होती जाती है और डार्क फ्रिंज पर इंटेंसिटी घटती जाती है। कहने का मतलब ये कि अपर्चर से हम स्क्रीन को यानी पॉइंट पी को या फिर सोर्स को दूर ले जाते हैं तो ब्राइट फ्रिंज की इंटेंसिटी इंक्रीज होती है, डार्क की डिक्रीज होती है, लेकिन अगर हम पास में लाते हैं तो जस्ट इसका हमको रिवर्स मिलता है। तो ये बात हो गई हमारी एक्सिस की। अब हम बात कर रहे हैं ऑन पॉइंट नॉर्मल टू एक्सिस। अगर इस जो हमने स्क्रीन लिया हुआ है यहाँ पर अगर कोई पॉइंट लेते हैं तब क्या होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर P1 पॉइंट हम कंसीडर कर रहे हैं तो क्या होगा, फिर उसके आगे हम P2 P3 ऐसे लेते हैं। तो अगर हम पॉइंट P की बात करें, है ना, तो करस्पॉन्डिंग टू एक्सियल पॉइंट P हमको यहाँ पर क्या दिख रहा है, 1 2 और ये तो 3 हाफ पीरियड जोन जो हैं वो अपर्चर पर हमको कैसी दिख रही हैं, एक्सपोज्ड दिख रही हैं। ठीक है, ये P पॉइंट तो हमारा यहाँ पर कैसी फ्रिंज मिल रही है, ब्राइट फ्रिंज मिल रही है, और हमको इसके ऊपर क्या मिलेंगे, 3 हाफ पीरियड जोन अपर्चर में नज़र आने वाले हैं। तो अब हम क्या देख रहे हैं, P1 पॉइंट पर क्या होगा। P1 पॉइंट अगर हम देख रहे हैं, इसको कंसीडर कर रहे हैं, यहाँ पर इंटेंसिटी निकाल रहे हैं, तो सबसे पहले हम देख लें कि जैसे P के लिए पोल O था वैसे ही अब P1 पॉइंट पर इंटेंसिटी निकाल रहे हैं तो P1 पॉइंट का पोल क्या हो जाएगा, O1 हो जाएगा। तो सारी हाफ पीरियड जोन अब हम क्या देखेंगे कि इस ओवन के अराउंड बनाएं। तो अगर हम ओवन के अराउंड बनाएंगे तो जब हमको हाफ पीरियड जोन मिलेगी तो हम देखेंगे कि यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड जो है वो कंप्लीटली एक्सपोज्ड होंगी लाइट से, वो कंप्लीटली उद्भासित होंगी, है ना। और उसके बाद हम देखेंगे कि जो थर्ड मिलेगी उसका 2/3 पार्ट जो है थर्ड हाफ पीरियड जोन का वो एक्सपोज्ड होगा। उसके आगे फोर्थ हाफ पीरियड जोन होगी तो उसका 5वां भाग जो होगा वो एक्सपोज्ड होगा लाइट से। मतलब जैसे जैसे हम P1 पॉइंट से आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हमको कितना एक्सपोज्ड मिल रहा है पार्ट हाफ पीरियड जोन का वो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर से रिपीट कर लेते हैं कि O1 पॉइंट को अगर पोल लेके P1 पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालने के लिए यहाँ पर हाफ पीरियड जोन बनाते हैं तो पहली 2 हाफ पीरियड जोन कंप्लीटली एक्सपोज्ड होंगी और उसके आगे की हाफ पीरियड जोन इस ऑर्डर में हमको मिलेंगी एक्सपोज्ड। ठीक है, तब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा P1 पॉइंट पर, तो ये हो गया R इज इक्वल्स टू R1 और माइनस R2। इसको आप ध्यान से समझेंगे। R1 क्या है, हमने लिखा है 2 जोन कंप्लीटली एक्सपोज्ड हैं तो इन दोनों की वजह से जो एम्पलीट्यूड है, पहली की वजह से R1, दूसरी की वजह से R2 कंप्लीटली एक्सपोज्ड है, इसलिए ये पूरे पूरे आ गए। यहाँ पर अपोजिट साइन होता है, ये आपको मालूम है। तीसरी हाफ पीरियड जोन का जो एम्पलीट्यूड होगा क्योंकि वो 2/3 एक्सपोज्ड है ना, इसलिए एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा 2/3 R3। ऐसे फोर्थ हाफ पीरियड जोन जो है उसका कितना पार्ट एक्सपोज्ड है, 1/5 पार्ट, है ना, तो इसलिए 1/5 R4 हो गया। तो क्लियर हो गया। अब ये जो है यहाँ पर हमको ये भी देखना है कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हो गए, ये कैंसिल हो गए, तो बचा क्या, ये वाला पोर्शन हमारा रिमेनिंग अप्रॉक्सीमेटली इक्वल ये रहेगा। यहाँ पर जो ये रिजल्ट मिल रहा है ये क्या है, लेस देन है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एट पॉइंट P। समझ गए, पॉइंट P पर जितना एम्पलीट्यूड था उससे ये कम होता है। पॉइंट P पर कितना एम्पलीट्यूड था, पॉइंट P पर एम्पलीट्यूड था R1 माइनस R2 प्लस R3। क्यों ऐसा था, क्योंकि हमको मालूम है इसके आगे 3 हाफ पीरियड, ये लिखा है हमने 3 हाफ पीरियड जोन है अपर्चर में पॉइंट P के लिए यहाँ, जबकि ब्राइट है। तो हमको क्या मिला, पहले के लिए R1, दूसरे के लिए R2, तीसरे के लिए R3, और ये अप्रॉक्सीमेटली दोनों इक्वल हैं तो हमको रिजल्ट क्या मिला, R3। तो कहने का मतलब ये कि ये जो है लेस देन रहेगा R3 से। समझ गए। अब हम बात करते हैं, अगर मान लो हमको नेक्स्ट पॉइंट P2 पर इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है तो इसका पोल क्या होगा, O2। O2 को हम लेके क्या करेंगे, हाफ पीरियड जोन बनाएंगे। हाफ पीरियड जोन अब जो बनेगी है ना वो कैसी रहेगी, एक हाफ पीरियड जोन कंप्लीटली एक्सपोज्ड रहेगी, सेकेंड पार्ट जो है सेकेंड हाफ पीरियड जोन का 2/3 पार्ट एक्सपोज्ड होगा। ऐसे ही जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो इतने इतने पार्ट जो हैं वो हमारे एक्सपोज्ड होते जाएंगे हर हाफ पीरियड जोन के। थर्ड का 1/2, फोर्थ का 1/3, फिफ्थ का 1/7 ऐसे एक्सपोज्ड होता है। तो अब सबके एम्पलीट्यूड क्या हो जाएंगे, फर्स्ट क्योंकि कंप्लीटली एक्सपोज्ड है तो R1 हो जाएगा, सेकेंड का R2 इंटू 2/3 रहेगा, थर्ड के लिए 1/2
इंटू R3, ऐसे ही हम बाकी के भी लिख लेंगे। और जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो अब हमारे पास क्या बचेगा, सॉल्व करने पर फाइनली हमारे पास ये आएगा R3/2, ठीक है, प्लस R5/7 ये बचेगा। ये स्लाइटली ग्रेटर देन होता है किस एम्पलीट्यूड से, P1 पॉइंट पर जितना हमने कैलकुलेट किया है एम्पलीट्यूड आया है उससे थोड़ा सा ये ज़्यादा मिलता है। क्लियर हुआ। ये जो यहाँ पर दिख रहा है तुम लोगों को एक्सपोज्ड हाफ पीरियड जोन दिख रही हैं, पॉइंट P1 की जब हमने बात की थी, यानी कि इन सारी चीज़ों के लिए हमारा हाफ पीरियड जोन ये है, और P2 पॉइंट को अगर हम कंसीडर करके उसके करस्पॉन्डिंग पोल O2 लेके हाफ पीरियड जोन बना रहे हैं और हम कह रहे हैं कि कौन कितना एक्सपोज्ड रहेगा, तो इसके लिए हमारा ये डायग्राम है। यहाँ पर जैसे हमने कहा कि फर्स्ट जोन कम्प्लीटली एक्सपोज्ड है, तो ये कम्प्लीटली एक्सपोज्ड हो गई O2 पोल के लिए ये, और उसके बाद धीरे धीरे ये रेशो कम होता जा रहा है। ऐसे ही हमने यहाँ पर कहा था कि हाफ पीरियड जोन फॉर्म हो रही है जो O1 के लिए, उसमें पहली और दूसरी कम्प्लीटली एक्सपोज्ड है, तो फर्स्ट और सेकेंड कम्प्लीटली एक्सपोज्ड है, और थर्ड फोर्थ उसी रेशो में क्या हो रही है, कम होती चली जा रही है। क्लियर हो गया। तो अगर हम ये मान लें कि अब पॉइंट P के अलावा कोई पॉइंट हमने जो P लिया, P1 P2, इनके अलावा अगर कोई इस ज्योमेट्रिकल शेडो के अंतर्गत अगर कोई पॉइंट P हम कंसीडर करना चाहते हैं, P डैश कंसीडर करना चाहते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, तो इसके लिए हमारा पोल क्या बन जाएगा, यहाँ पर एक पोल बनेगा O डैश, यहाँ पर हम लिख लेंगे O डैश, ठीक है। यहाँ पर ये O डैश पॉइंट हो गया। अब यहाँ पर लाइट जो रीच कर रही है पॉइंट P डैश पर यहाँ से, तो उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, लेस देन होगी, ठीक है। तो लाइट रीचेज एट पॉइंट P डैश ओनली फ्रॉम लोअर हाफ पार्ट ऑफ कुछ हाफ पीरियड जोन जो है उनके लोअर पार्ट। यहाँ पर अगर हमने इस पॉइंट P डैश के लिए यहाँ पर हमने क्या बनाया, पोल बनाया O डैश, और फिर हमने हाफ पीरियड जोन बनाई। अब ऊपर का जो पोर्शन है हाफ पीरियड जोन का वो तो यहाँ नहीं पहुँचेगा, तो यहाँ इंटेंसिटी किसकी पहुँचेगी, जो कुछ नीचे वाला पोर्शन है वहाँ की लाइट यहाँ पर पहुँचेगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि पॉइंट P पर जो इंटेंसिटी होगी वो कंपैरेटिवली बहुत ही स्मॉल होने वाली है। तो क्लियर हो गया बेटा। यहाँ पर अगर आपको कुछ यहाँ पर कोई डाउट हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं मेरे से। थैंक यू बेटा।